प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कुशल नेतृत्व को देखते हुए उन्हें प्रदेश प्रवक्ता की कमान भी सौंपी गई है। तो जोरदार तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें भीम भाई का। हेलो, जितने भी भाई लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है, थोड़ी सी हमारे समाज के लिए थोड़ी बहुत अगर हमारे में शर्म बची है तो पहले तो आप लोग नीचे उतर जाइए। और जितने जो लोग ग्राउंड में इधर उधर घूम रहे हैं, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे आदिवासियों की स्थिति क्या है, इसको देखते हुए आप लोगों से मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि पहले हम बैठना सीख जाएं। आप सभी लोग पहले बैठ जाइए, आप सभी लोग पहले बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। आप हमारे महापुरुषों की कसम को उल्लंघन कर देते हो यार, इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है। सब लोग बैठ जाइए। नाश्ता भी रखा है आप लोगों के लिए, ये सारी व्यवस्था आपकी अपनी है, हमारा कुछ नहीं है। हम आपके समाज के बेटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो पहले तो सब लोग बैठ जाइए। साथियों, बड़ी मेहनत से ये आज महामानव क्रांति सूर्य भगवान टंट्या भील की कर्मस्थली पाताल पानी में महू के सभी सामाजिक कार्यकर्ता और महू जयेश के माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसलिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आज ये दिन हम खुशी से मनाते हैं, लेकिन आज हमने इस दिन को मणिपुर की घटना को लेकर हमने इस दिन को समर्पित किया है और एक मौन धारण किया है और हमारी माता बहनों को सम्मान दिया है। साथियों, जिस तरीके से आज दो देश की व्यवस्था है, पता नहीं ऐसे लोगों के हाथ में, मुझे नहीं लगता कि शायद देश ही हाथों में है। आज हमारे देश की महिलाओं को नंगा करके रोड पे घुमाया जा रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, आज हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन लूटी जा रही है, लेकिन एक नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि मेरे आदिवासियों के साथ में क्या हो रहा है। आज ये जो जयेश के युवा है, जो आदिवासी समाज है, वो अपने बलबूते पे खड़ा हो रहा है, तो ये लोग हमारे भाइयों की गिरबान में हाथ डालने लग गए, हमारे भाई लोगों को रोक रहे हैं कि आप समाज का निर्माण मत करिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यहाँ पे लोग जो समाज के बेटे हैं या पार्टी के बेटे हैं, आप लोग अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि हम समाज के लोग हैं या पार्टियों के लोग हैं। सभी लोग हाथ खड़ा करिए। ये संगठन समाज का है, किसी पार्टी की विभूति नहीं है। तो आप लोग, आपके जो नेता है, उन लोगों को बोल दीजिए ये समाज का अपना संगठन है, किसी नेता की जागीर नहीं है। वो नेता अपने पीछे किसी को बिठा के नहीं लाता है और वो इन जयेश के युवाओं की गिरबान पे हाथ डालता है। ऐसे लोगों को हम हमारे क्षेत्रों में घुसने नहीं देंगे। ऐसे लोग हमारे बीच में भी बैठे हैं जो सुबह तक किसी नेता की गुलामी कर रहे थे, किसी नेता की गुलामी कर रहे थे या झंडा वंदन कर रहे थे, और आज वो बोलते हैं कि हमको ये मंच दीजिए। आप बताइए क्या उनको देना चाहिए क्या? आप बताइए क्या उनको मंच देना चाहिए क्या? हम लोगों का विरोध करते हैं कि आप लोग किसी गेर को बिठाओगे। यहाँ जितने भी हमारे महिलाएं बैठी है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, सबका डीएनए है टंट्या भील का, किसी गेर का नहीं है। इसलिए ये मंच रखा हुआ है, किसी नेता को हम ये मंच नहीं देंगे। साथियों, आज मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो सांसद है, उनको नहीं मालूम है कि हमारे आदिवासियों को क्या बनाया जा रहा है, उनकी जमीन क्यों छीनी जा रही है। आज तक हमें लगता था कि हमारी शिक्षा छीनी जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था छीनी जा रही है, आज तो हमारी महिलाओं की आबरू भी छीनी जा रही है। वहां तक तो मैं भी मान लेता हूँ कि चलो ठीक है कि इनकी मानसिकता तो बरसों से रही है और इल्जाम हमारे लोगों पे लगाया जाता है कि ये बोले कि ईसाई लोग हैं, ये मिशनरी लोग हैं। मुझे बताइए कि मणिपुर के आदिवासी लोग हैं या ईसाई लोग हैं? कौन से लोग हैं वो? हमारे आदिवासी लोग हैं। और हमारी देश की सरकार बोलती है कि वो ईसाई लोग हैं। अरे भैया, ये बोलिए ना कि आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, आदिवासी की महिला को नंगा घुमाया है। इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जो पीली क्रांति है इनके नाक में दम करके रखी है। ये इसलिए चुपचाप बैठे हैं, इसलिए चुपचाप बैठे हैं क्योंकि ये जो पीली क्रांति के लोग हैं, आज संविधान पढ़ के इनको भोपाल और दिल्ली में इनकी गर्दन पकड़ सकते हैं, संवैधानिक दायरे में इनको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं।
ये बाबा साहब की जो फोटो दिख रहे हैं ना, ये सब लोग उसके अनुसार चलते हैं। ये टंटे भील अगर बिरसा मुंडा बन गए ना, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा होगा क्या। ये हमारा डीएनए बोलता है। अगर यहाँ पे ट्रेन रुकती है तो इसका कारण है सिर्फ एक टंटे भील। अगर हर कोई टंटे भील बन जाएगा तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं, और माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने हिमालय में 3 लाख लोगों को आदिवासी बनाया ना, तो आप भी आपकी मां से जन्म लिए हो तभी आपको आदिवासी का दर्जा मिला है। तो ये जो लोग जो मां की कोख से जन्म नहीं लिए हैं, उन लोगों को आपने आदिवासी बनाया। तो ये बिल अगर आप वापस नहीं लेते हो, आपको किसी भी आदिवासी क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। ये इस मंच के माध्यम से कहता हूं। हम 5वीं अनुसूची के लोग नहीं है। 5वीं अनुसूची के लोग पहले के हमको बेवकूफ बनाया 5वीं अनुसूची के नाम पे, 6ठी अनुसूची के नाम पे। अगर 6ठी अनुसूची लागू है तो मेरे मणिपुर में मेरी आदिवासी महिला को नंगा कैसे घुमाया जा सकता है। आर्टिकल 244 किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने बनाया ना, जिसने आदिवासी को स्वशासन दिया। लेकिन क्या किया? मेरी महिला को मान सम्मान किया क्या इन लोगों ने? अरे ऐसी हजारों की संख्या में वहां का जो सीएम है एन बीरेन सिंह, वो बोलता है ऐसे कई वीडियो है। मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर कितनी जाति, यानी कि कितनी जाति व्यवस्था को इन्होंने मजबूत कर दिया है कि एक आदिवासी महिला नहीं, हजारों की संख्या में भी आदिवासी महिला को अगर नंगा घुमाया जाए तो इन लोगों का जमीर जिंदा नहीं, मतलब मर चुका है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात है कि क्या मेरे समाज का जमीर जिंदा है कि नहीं है, मेरे नेताओं का जमीर जिंदा है कि नहीं है, मेरे युवाओं का जमीर जिंदा है कि नहीं है। ऐसा होना चाहिए क्या किसी के साथ में? हाँ, हमने हर महिला के सम्मान में हम खड़े हुए हैं। चाहे निर्भया हो गई, चाहे हैदराबाद का कांड हो गया, चाहे उन्नाव कांड हो गया। आज मेरे समाज की महिलाओं का अपमान किया गया। बताइए, महू के भी लोग हमारे साथ में नहीं है, इंदौर के भी नहीं है, यहाँ तक कि इस देश के लोग भी हमारे साथ में नहीं खड़े हुए हैं। किसी ने सेम मणिपुर लिख के अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं जताई। यहाँ तक कि मेरे समाज की पढ़ी लिखी महिलाओं ने भी एक स्टेटस लगाना उचित नहीं समझा। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। नौकरी करते हैं हमारा सर्टिफिकेट पे, नेता बने हमारा समाज के सर्टिफिकेट पे, लेकिन एक प्रतिक्रिया ये नहीं दे पाए कि मणिपुर की घटना बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मसार करने वाली है। अब बताए कि ऐसे लोगों को आप विधानसभा में भेजोगे, राज्यसभा सांसद बनाओगे क्या? साला इनको तो सरपंच भी नहीं बनाना चाहिए, जिनको ये नहीं मालूम है कि मैं 5वीं अनुसूची का हूँ, कि मैं मालिक हूँ, कि मैं मूल निवासी हूँ। साले जनजाति करते फिरते हैं। अरे तुम्हारे साथ में तुम्हारे कौम को खत्म करने की इन्होंने ये साबित कर दिया। तुम्हारा राष्ट्रपति होने के बाद में, तुम्हारे राज्यपाल होने के बाद में इन्होंने 3-3 लाख लोगों को आदिवासी बना दिया। अब बताओ कि आपके समाज को कैसे बचाएं? अपने समाज को कैसे बचाएंगे? ये आप सभी लोगों से मेरा प्रश्न है। अपने अपने सरपंच, अपने गांव का जो टीचर है, अपने गांव का जो नेता है, उस फटीचर नेता को बोलो कि ये कैसे हो गया। आज देश में 13(3) का लागू है, 244 लागू है, 370 लागू है, 371 लागू है। संविधान के होते हुए कैसी चीजें हो जाएगी? बताइए, इनको पूछिए कि कैसे हो सकता है ये सारी चीजें। जो नेता हमारे समाज का इस्तेमाल करके इनको हमने राज्य भवन, संसद भवन में भेजा है, इन्होंने अपने अपने मुंह पे, जो आप कोरोना में मास्क लगाया ना, ये सब लोगों ने मास्क लगा लिया है। अभी जो आई फ्लू हुआ, इसकी वजह से इन्होंने चश्मा लगा लिया है। इनको दिखाई भी नहीं दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। ऐसा नेता हमको चाहिए क्या? मेरे समाज के जो युवा है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इन युवाओं को ये क्या बोलते हैं, उनकी गिरबान पे ऐसे हाथ पकड़ते बोले कि नहीं, इनको हमारे गांव में नहीं घुसने देंगे। और जो चड्डी गैंग, जो आरएसएस गैंग है, वो हमारे आदिवासी में घुसती है। इनको नहीं मालूम है क्या आर्टिकल 19 क्या कहता है कि संघ बनाने का सबको अधिकार है। लेकिन कहां तक? जहां पर आदिवासी एरिया आता है वहां तक आप जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर नहीं जा सकते। हमारी ग्राम सभा की परमिशन है। स्व दिलीप सिंह भुरिया ने आपको एक एक्ट दिया, पेशा कानून, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। आपको क्या जरूरत है किसी नेता बनाने की? आपको सिर्फ समाज बनाने की जरूरत है। अगर समाज बन गया तो आपकी महिलाओं की तरफ, आपकी जमीन की तरफ, आपकी शिक्षा की तरफ आप कोई नजर उठा के नहीं देख पाएंगे ये नेता लोग। आज इस पाताल पानी की धरती में लगातार प्रयास करने के बाद में ये भवन बना हुआ है, लेकिन इस भवन पे जो आदिवासी सामुदायिक भवन है लिखा हुआ है क्या? अरे यहाँ की सत्ता ने इसको मिटा दिया है। और इस जमीन पे टंटिया बिल की गर्भस्थली पे 1 इंच जमीन नहीं है हमारे पास।
लेकिन लोग यहाँ के बोलते हैं कि हमने 40-45 साल हो गए हमको समाज सेवा करते करते। अरे तुम्हारे अपने बाप की, अपने महापुरुषों की 1 इंच जमीन तो बचा लेते कम से कम। संगठन बना लिए, पार्टियां बना ली, समितियां बना ली, करोड़ों का फंडिंग खा गए, लेकिन यहाँ पर 1 इंच हमारे लिए जमीन नहीं बचा पाई। आज मैं इनका बेटा हूँ, इनके समाज का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि कहाँ गई वो जमीन। जब सरकार कहती है कि आदिवासियों की जमीन ना तो गैर आदिवासी खरीद सकता है ना सरकार खरीद सकती है, तो आसमान खा गया, जमीन खा गई, जमीन को कहाँ गई जमीन। आज कंडीशन देख लीजिए, वो बोर्ड ऐसे बोर्ड लगाते क्या, आज हमारा त्योहार है, अरे तुम 25 दिसंबर को जाओ, 25 दिसंबर को ये ईसाई लोगों का त्योहार होता है, वहां पे मनाओ, नहीं मनाएंगे। अभी मुहर्रम गया, मुहर्रम मनाओ, लेकिन मेरे समाज के कार्यक्रम और मेरे समाज को त्योहार का ये लोग अपमान करते हैं और कई प्रकार के लोग, नेता लोग आ जाते हैं। ये हम इनको लगता है कि आदिवासी लोग तो अलग अलग बटे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, हम लोग कबीले वाले लोग हैं, हम लोग सब कबीलाई लोग हैं, हमारा मूल सिर्फ एक ही बीज है, हम सब आदिवासी हैं। आज सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत का पूरा क्षेत्र, अफगानिस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, भूटान ले लो, नेपाल ले लो, म्यांमार ले लो, बांग्लादेश ले लो, इसकी सीमाओं पे भी हमारे लोग आदिवासी लोग हैं। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, एनआरसी लेकर आएंगे, सीए लेकर आएंगे, हिंदू को लेकर आएंगे, मुसलमानों को लेकर आएंगे, ईसाइयों को लेकर आएंगे, लेकिन क्या किसी लोगों ने ये सुना कि आदिवासी लोगों को भी हम भारत में लेकर आएंगे। अरे कैसे लोगों को आपने नेता बनाया जो ये सवाल तक नहीं खड़ा कर पाया कि जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में भी हमारे आदिवासी भील समुदाय के लोग भी हैं, उन लोगों को ये लाने की बात तो नहीं करते। हजारों की संख्या में असम, नागालैंड, मिजोरम में हमारे आदिवासी भाइयों को जब एनआरसी और सीओ का इन्होंने इंप्लीमेंट करके देखा तो ट्रक भर भर के इन्होंने खाइयों में फेंके। ऐसे उदाहरण और पेपर के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली है। आप बताइए कि मैं नाचूं या खुशी मनाओ या गम मनाओ। भैया हमको खुशी मनाने का तो समय नहीं है, किस बात की खुशी मना। अगर वही चीज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान करते हैं तो आप लोग क्या करोगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 30 तारीख के आसपास में एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं भोई और केवट जो लोग हैं जो नर्मदा किनारे बसे हैं, इन लोगों को हम जनजाति का दर्जा देंगे, मतलब एसटी का दर्जा देंगे। तुम्हारे जो नेता है ना, तुम्हारा जो सरपंच है, तुम्हारा जो पंच है, उसको नहीं मालूम है कि ये होता क्या है, ये क्या होगा। उनको ऐसा बोले कुछ नहीं होता है। अरे कुछ नहीं होता नहीं। ये जितने भी जो मंच पे भाई लोग बैठे हैं, ये जो भाई लोग जो अपना गमछा डाले हुए हैं ना, मैक्सिमम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। इनके आरक्षण का क्या होगा। इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि मेरे आदिवासी समाज को आरक्षण कितना मिलता है, मेरे आदिवासी समाज की टोटल इस देश में जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या की गणना कब से हो रही है, ये भी नहीं मालूम है। तो हम इनको किस माध्यम से नेता बोले। और बोलते क्या है कि बोले हमको मंच देना। अरे किस माध्यम से आपको मंच दे, किस खुशी में मंच दे। तुम तो हमको आदिवासी कहने के लायक भी नहीं छोड़ते हो, घुटने लगा लगा के पैर पकड़ते हो। कैसे इनको हमारा नेता बोले। क्या आप चाहोगे ऐसे लोग जो गैर आदिवासी लोगों के पैर जाके पकड़ते हैं, उनके तलवे चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम हमारा नेता बोलेंगे क्या। मैं 10 बार मेरे भाइयों के पैर पकड़ लूंगा, 10 बार मेरी माता बहनों के पैर पकड़ लूंगा और उनसे गलती होगी तो माफी मांग लूंगा, लेकिन किसी गैर आदिवासी के हम पैर नहीं पकड़ेंगे ना माफी मांगेंगे। आज हजारों की संख्या में हमारे भाई यहाँ पर आए हैं, वो कुछ उम्मीद लेकर आए हैं और उम्मीद यही है कि ये जो जयेश का कारवा है इसको सिर्फ हमने 9 अगस्त तक सीमित नहीं रखना है। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में अपनी ग्राम सभा का गठन हो और प्रत्येक एक युवा को, एक बुजुर्ग को, एक महिला को संविधान की कॉपी उनके पास होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होना चाहिए, जिससे हर नेता की वो मुंह पे मार सके कि पहले आने से पहले मेरी ग्राम सभा की परमिशन ले तब मेरे गांव में आना। ये पावर मेरे भाइयों को मैं देना चाहता हूँ। इसलिए हम ग्राम सभा पूरे महू के अंदर में, और जब महू कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे मध्य प्रदेश में हम ग्राम सभा का गठन करेंगे। ये जो सामान्य प्रशासन हमारे लोगों के ऊपर थोपा गया है 1993 में, जिसको बोलते हैं
पंचायत व्यवस्था, इसको हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, हमारी ग्राम सभा को लागू करेंगे। दिलीप सिंह भुरिया जी का जो सपना है कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। आप लोग अगर सहमत हो कि हम ग्राम सभा के माध्यम से काम करेंगे तो आप लोग हाथ खड़ा करिए कि हम ग्राम सभा के माध्यम से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। इसी तरीके से हमें हमारी माताओं का जो सम्मान है वो तभी हम बचा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप पुलिस के पास जाओगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे तो पैसे के सिवा आपके पास ना तो आपको अधिकार मिलेगा ना कुछ नहीं मिलेगा। देख लो, मानपुर में हमारे भाई को मार दिया, क्या हुआ? हमारी बहन की इज्जत लूट ली। उसके बचाव में या उसके एफआईआर लिखवाने 302 की हम एफआईआर लिखवाने के लिए जब हमारे भाई युवा रोड पे आते हैं तो हमारे कद्दावर नेता क्या बोलूं मैं, उनको गलत शब्द से बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलूं, मेरा ही समाज का है, गांडू आदमी है लेकिन है तो मेरी समाज का। लेकिन ये लोग थाने पे जा जाके बोलते हैं कि बोले जेएस के लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है। अरे कोई जेएस के लोग नहीं थे, वो कांग्रेस और बीजेपी के थे, कभी बाला के पाटीदार लोग थे जिन्होंने हमारे भाइयों पे गोलियां चलाई है। और पुलिस प्रशासन अगर इतना ईमानदार है तो भैया, जब तुमको ना गृह मंत्री ने परमिशन नहीं दी तो तुमने गोली कैसे चलाई? ये कौन पूछेगा? एक युवा पूछ रहा है, लेकिन हमारे समाज का ना तो सरपंच पूछ पाता है, ना हमारा प्रतिनिधि पूछ पाता है, ना जनपद ले लो, जिला ले लो, विधायक ले लो, सांसद ले लो, कोई नहीं पूछ रहा है। मैं बताना चाहूंगा आपको, ना हेमंत सोरेन बोल पा रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति आदिवासी है, ना वो बोल पा रही है। अब मुझे बताइए कि आपके समाज की क्या स्थिति है? थोड़ा सा महसूस करके देखिए। हम मजबूर है तीर कमान कंधे पे टांगने के लिए। हमने तो सोचा था कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है वो उस रास्ते पे चलेंगे, लेकिन हमको मजबूर किया जा रहा है। लेकिन हमको मजबूर नहीं होना है, ये आज हमने शौक से टांगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको चलाना भूल गए। आज बाबा साहब ने संविधान दिया है, पेन की ताकत दी है, उस ताकतों को महसूस करो। जब 9 नवंबर को जब राम मंदिर का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो देश के तमाम नागरिक मान लेते हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी 2011 को एक जजमेंट देती है नंदाबाई भील गिलाफ बना महाराष्ट्र सरकार कि इस देश के 8% आदिवासी लोग इस देश के मालिक हैं। 92% यानी कि 92% या तो शरणार्थियों की संतान है या तो आक्रमणकारियों की संतान है। फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं होता कि हम मालिक हैं। आपको हम किस माध्यम से आपको बताएं, ये कैसे महसूस कराएं कि आप मालिक हो? अगर नई ताकत है आपने संविधान पढ़ने की, तो अपने अपनी ग्राम सभा में तीर कमान लेके खड़े हो जाओ, कोई माई का लाल आपकी ग्राम सभा को विखंडित नहीं कर सकता। आज हमने इतनी मेहनत से ये कार्यक्रम किया है, इसलिए नहीं कि हम सिर्फ नाच गान करके अपने घर चले जाए। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक भाई और प्रत्येक हमारी माता बहनें आज यहाँ से टंटे भील की भूमि से कसम खा के जाए कि जब तक मैं संविधान को घोट के नहीं पी जाती या जब तक मैं संविधान को घोट के नहीं पी जाता, तब तक मैं मेरे समाज के लिए काम नहीं करूंगा, जब तक मैं संविधान को अच्छे से पढ़ नहीं लेता। क्योंकि आज ताकत है तो सिर्फ संविधान में है, मेरे में कोई ताकत नहीं है। अगर मेरे में ताकत होती तो राष्ट्रपति महोदया को 300 लोगों को आदिवासी नहीं बनाने देता, या मेरे किसी नेता में या किसी विधायक में या किसी राज्यसभा सांसद में अगर ताकत होती तो इस बिल को लागू नहीं होने देता। क्योंकि हमने जिनको भेजे हैं वो सब गूंगे बहरे हैं, अंधे हैं, उनको ना तो दिखाई देता है और ना तो सुनाई देता है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं भाई लोगों, अगर मैं रात भर और दिन रात भर बोलूंगा तब भी खत्म नहीं होगी। और खुशी नहीं है, खुशी से नहीं बोल रहा हूँ, बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ। आज जिस किसी ने मेरे भाई की कॉलर पकड़ी है, उस भाई को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज तो खुशी से समाज में इसलिए घूम रहा है क्योंकि तू मेरे टंटे भील का डीएनए, मेरे आदिवासी समाज का डीएनए है। इतना कमजोर खून नहीं है हमारा कि कोई हमारी गिरबान पे हाथ डाल दे। हम चुप है, हम कामों से समाज की खुशी के लिए, माता बहनों की खुशी के लिए, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की खुशी के लिए। नहीं तो भैया हमारा भी खून इतना कमजोर नहीं है। इतिहास उठा के देख लो, आज हम सिर्फ 2 से 3 महापुरुषों की बात करते हैं, ऐसे लाखों की संख्या में हमारे महापुरुष हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, और जो संगठनवाद की बीमारी हमारे बीच में जो फैला रहे हैं उनको भी मैं खुलेआम इस मंच से कहना चाहता हूं कि इस महू के अंदर में
हम भिल प्रदेश का भी उतना बेहतर काम करते हैं जितना जयेश का करते हैं। और अगर हिम्मत है तो मैं आगे बताए। और भंवरलाल परमार दादा से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा ही भिल प्रदेश का काम करना है तो हमको नहीं करना है। पहले संविधान पढ़े, ग्राम सभा की अच्छी जानकारी ले, उसके बाद में हम सभी समाज में काम करें, क्योंकि हमारे समाज को हम ही तोड़ेंगे। ये सबसे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है। इसी का फायदा ये राजनीतिक पार्टियां उठा रही है। साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है। आज हम बड़ी मेहनत से यहाँ पर आए हैं, हमारी माता बहनें, हमारे भाई बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डाला के यहाँ पर आए हैं। इसलिए नहीं कि हमको ये देखे कि यार ये तो अलग अलग संगठन के लोग, ये देखना चाहिए कि मेरा अपना समाज है, मेरा अपना संगठन है। और आज आप लोगों से भी मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम लोग गलत दिशा में, तो हाथ खड़ा करके बोल दीजिए, हम समाज का काम करना बंद कर दीजिए। आप बताइए कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं। जो युवा बेटे हैं, ये जो पीले गमछे वाले युवा बेटे हैं, आज तक महू के अंदर में ऐसा कोई काम किया जिससे महू हमारे समाज को शर्मिंदगी महसूस हो? हुआ कैसा? उसके बाद में भी हमारे भाई लोगों पे हमारे लोग उंगलियां उठाते हैं। इसलिए उठाते हैं, मैं आप लोगों को वो चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी जो छोटी मोटी नेतागिरी थी, छोटे मोटे जो इनके जेब गर्म हो जाते थे, वो बंद हो गए। क्योंकि पार्टियां उसको फंडिंग करती है जिसके पास में समाज है, संगठन है। हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मेरा समाज अपने बलबूते पे खड़ा हो जाए, और यहाँ पर हर व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो अपने आप में एक नेता है। क्योंकि जब ग्राम सभा होती है ना, तो हम अपने आप में एक नेता बन जाते हैं। जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में सरकार आती है तो एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, उसी तरीके से जब हम हमारी ग्राम सभा का निर्माण कर लेते हैं, तो अगर हम इंदौर में भी पड़े रहेंगे या हमारी वहां पे लाश भी पड़ी रहेगी, वो भी आपकी ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करेगी, आपकी 5वीं अनुसूची का प्रतिनिधि करेगी। ये हमारा संविधान बोलता है साथियों। तो इसलिए आप सभी ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना और यहाँ पर अपनी बड़ी मेहनत से आए हैं। इसलिए आप सभी को, माता बहनों को, युवा साथियों को, और हमारे जो नेता है जिनको मैंने भला बुरा बोला, उनको भी हम दिल की गहराइयों से जोहार करना चाहते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।